बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। मित्रों नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मुझे आज एक बात की याद आ रही थी। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कांग्रेस के गवर्नमेंट में फर्स्ट ये हमारे लॉ मिनिस्टर थे, और जब हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ और बहुत सारे इश्यूज के ऊपर में उन्होंने रिसिग्नेशन दिया, और जैसे भी रिसिग्नेशन देने के बाद में, रिजाइन करने के बाद में वो घर में लौटे। माई साहब थी, उनको बताया कि मेरा वहाँ पे रहना कोई काम का नहीं है और हम लोगों को पैकिंग करना है, और तुरंत उन्होंने अपने घर का जो सामान है वो पैकिंग करना चालू किया। इसका मतलब कि जब भी वो आए बराबर उन्होंने दूसरे ही दिन से पैकिंग करके अपनी निकलने की कोशिश चालू हुई। मुझे ये बात इसलिए बतानी है कि अभी हमारे यहाँ के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ 6 महीने से जगह लटका के बैठे हैं, मकान खाली नहीं कर रहे, वो किसी लड़कियों के बहाना बता रहे, ये वो मेरे लड़कियों को कंफर्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वो अयोध्या में जो उनका ये हुआ, तो शायद उन्होंने कोई तो भी पॉलिटिकली लोगों ने कहा होगा कि आप परमानेंट रहो, हम आपको वही के वही तुम्हारा स्मारक बना लेंगे, या तुम्हारे घर को ही वही उसी को घर में दे देंगे। ऐसे टाइप का कुछ लगता है, कुछ खेला होगा। लेकिन 6 महीने में मिस्टर खन्ना थे, जस्टिस खन्ना, इसके पहले के पूर्व सीजे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको भी रहने को नहीं मिला। कई जजेस ऐसे हैं हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जिनके लिए क्वार्टर्स नहीं, उनके लिए रेसिडेंशियल अकोमोडेशन जो रिजर्व होना चाहिए वहां तो वो भी नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में चंद्रचूड़ साहब ने अपने आप को इस तरीका से नीचे में गिराया कि जिसका कोई अंत ही नहीं। ठीक है, जुडिशियरी में तो जो उन्होंने किए उनके कारनामे सभी को मालूम है, और जिस तरीका से उसको याद किया जाता है वो भी सभी को मालूम है कि उन्होंने उनको किस तरीका से वो आरएसएस को और बीजेपी को फेवर करते थे। लेकिन यहाँ तक वो गिरेंगे कि भाई अपना रेसिडेंशियल अकोमोडेशन तक नहीं छोड़ने का और दूसरे चीफ जस्टिस को वहां पे आने नहीं देने का, मतलब वो बाहर रहे, वो कोई दूसरे बंगले में कंटिन्यू रहे और वो वहां से रिटायर्ड हो गए। लेकिन भूषण गवई जी ने सबसे पहले मिनिस्ट्री को, जो पीडब्ल्यूडी को इन्फॉर्म किया राइटिंग में कि आप हमें ये जल्दी से जल्दी ये तुरंत बंगला खाली करो और हमें दो। अभी ब्यूरोक्रेसी में जो और लेजिस्लेशन के बीच में बड़ी चीज चल रही है कि उन्होंने वो लेटर सर्व करने के बाद में उन्होंने कितना सुना, नहीं सुना, या फिर क्या करते हैं। तो मतलब एक चीफ जस्टिस लेवल का एक आदमी इस तरीका से हरकत करे तो क्या पुलिस ने उसको पकड़ के धक्के मार के निकालना है? मतलब समझ नहीं रहा कि कोई आदमी ने अपनी मर्यादा का कितना सही उपयोग करना चाहिए और कितना नीचे तक गिरना चाहिए, उसका भी एक लिमिट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आज सबके इसमें हम लोगों के लिए बड़े दुख की बात है कि चंद्रचूड़ जैसा आदमी, हम उसको इंटेलेक्चुअल मानते थे भी इंटेलेक्चुअल थे, सब काफी हाईली कैलिबर थे, लेकिन जिस तरीका से उनकी सोच आखिरी में लोगों को पता चला, उनका खरा रूप, तब आदमियों ने, सभी लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो सब ये है, बकवास आदमी है। और उसके बाद में एक पर्टिकुलर लोगों को ये फेवर कर रहा है। एक बड़ी और एक दुख की बात भी ऐसे है कि खन्ना जी के बाद में भूषण गवई जी आए, और उसके बाद में एक सूर्यकांत करके हमारे वो है, उनका टेनर काफी 1.5 साल तक का है। जब उनके हाथ में ये पूरा का पूरा रहेगा, अभी वो एक कोई स्वीडन में कोई एक सम्मेलन में बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारे देश का जो संविधान है उनकी बीजें हमको वेदांत में और ऋग्वेद में दिखती है। क्या बात है! ऐसा यदि इसी तरीका से कोई जज काम करे वहां पे, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये देश तो बर्बाद हो जाएगा। अब देश बर्बाद क्या हो जाएगा, उसके देश के टुकड़े ही टुकड़े होने और कुछ नहीं। अभी तो कोई अनटचेबिलिटी ये वो सब कोई आने वाला है नहीं है। मुझे तो पूरा का पूरा ये लग रहा है कि यदि पूरी जुडिशियरी इस तरीका से वो कहे और पूरी सत्ता हासिल करने के लिए दुनिया भरे के लफड़े करे, वो फिर चीफ इलेक्शन कमीशन का रिक्रूटमेंट हो या क्या, जिस तरीका से वो चल रहे हैं। और मैंने पिछले भी मेरे वीडियो में बताया कि हम भी लोग उसके लिए दोषी थे। कभी कभी हमको ये भी लगता है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे वो अपने आप को बहुत ही शूरवीर मराठों के ये बताते हैं। जब वहाँ पे इतना सारा फ्रॉड हुआ और वो गांव में जब इलेक्शंस कमीशन का ये हुआ, तो वहाँ सब लोग इलेक्शन वहाँ पे पेपर वेट से ये कर रहे थे, तब उन्होंने जिस तरीका से गवर्नमेंट ने उनको बंद किया, तब इनकी शूरवीरता कहाँ गई थी मुझे नहीं मालूम। वो रियली श्योर है कि नहीं ये भी नहीं मालूम। तो मुझे बिल्कुल, उनको क्या लगता है कि यहाँ से वे दलित लोग ही जाना चाहिए थे,
मैंने पिछले वक्त भी हमारे कोई एपिसोड में मैंने कहा कि भाई जब भी कभी जब सेकंड वर्ल्ड वॉर में महार बटालियन सबसे फ्रंट में थे और पूरे लड़ाई उनके कंधों पे थी, तो ऐसे सिचुएशन में हमें ऐसा लगता है कि आज हमें जांचना पड़ चाहिए कि ये लोग रियली शूरवीर थे या बदमाश थे या क्या थे, ये नहीं मालूम हमें। तो ये सब चीज़ों के ऊपर में हम लोगों ने ध्यान देना चाहिए। आज हमारे यहाँ पे एक अजीत अंजुम करके एक पत्रकार है, और वो काफ़ी अच्छी बहुत मेहनत करते हैं। वो हर जगह पे बिहार में छोटे छोटे गांव में जाके उन्होंने देखा कि भाई तुमको उनके फॉर्म कैसे मिले, तो तुम्हारा जो वोटर आईडी का है, वोटिंग के लिए जो भी अभी तो फॉर्मेट उन्होंने प्रिस्क्राइब किए, और वो सब चीज़ें उन्होंने ये लाए। उन्होंने वहाँ के कलेक्टर से बात की है, डीएम से बात की है, उन्होंने सबसे बात की और लोगों से बात किया और पूछा उन्होंने कि भाई तुमको मिले क्या फॉर्म्स, तो उन्होंने कहा नहीं, ये सब झूठ है। जब उन्होंने वो सब झूठ का पर्दा पास किया और सब लोगों को मालूम पड़ा कि ऐसी भी बात हो गई, तो ऐसे उसके बाद में सब लोग रास्ते पे आए। और सेकंडली चीफ इलेक्शन कमीशन ने उसको सीधा पकड़ के उन पे एफआईआर किया। अरे एफआईआर क्या करना, किसी को पूछने के लिए एफआईआर होता है? मतलब कितनी जोश में ये आना, इसका मतलब है कि एक वक्त में बांग्लादेश अभी होगा या नहीं, ऐसा मुझे वो नहीं होना चाहिए हमारे देश में, ऐसे कि हम मनोकामना भी नहीं करते। लेकिन जिस प्रकार से ये यहाँ पे गुंडागर्दी और बदमाशी और ये ऑफिशियल लेवल पे जब चलती है, तो निश्चित रूप से हमें ऐसा लगता है कि वो दिन बुरे नहीं है। अभी देश में कोई सब चारों तरफ से तुम्हें घेरा हुआ है, इधर चाइना ने घेरा है, पाकिस्तान में घेरा है, जितने लोग वोटर लिस्ट से निकाल देंगे उनके बहुत सारे कुछ इश्यूज आएंगे, वो सब बाहर के देश में जाएंगे और वो कुछ ना कुछ आतंकवादी एक्टिविटीज करेंगे, और उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो वैसे भी हम लोग बहुत दिनों से देखते हैं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बहुत टारगेट किया जाता है। कब तक कोई भी किसी को टारगेट करेगा? एक दिन तो उनको भी लगेगा कि यार छोड़ो यार, रोज रोज का मरने से बेटर है एक दिन मर ही जाओ। तो ऐसे टाइप का यदि कोई सिचुएशन आ गया तो उसके लिए जिम्मेदारी इसकी नहीं रहेंगी। वो पूरी ब्यूरोक्रेसी और जिस तरीका से हमारी बदमाशी चल रही है, ये सब के लिए हम उनको जिम्मेदार करेंगे। आज देखो, मैं आपको ये बताता हूँ, ये इंसिडेंस अभी तक तुम्हें नेतन्याहू तुम्हारे के ऊपर में अभी वहाँ के इजराइल के जो सब सर्वे थे, उन्होंने कहा कि भाई ये तो अपने एम्बिशंस पूरे करने के लिए अपने आप को हीरो बनाना है। तो वहाँ के लोग रास्ते पे आए और पूरे के पूरे यहूदी है, और यहूदी ने वहाँ पे इतना घेराबंदी कर दिया कि उनको वहाँ पे काम नहीं कर सकते। वहाँ पे ना ईरान आया है, ना गाजा के लोग आए, ना कुछ आ गए। जब भी कभी बहुत जरा आतंकवाद हो जाता है, जैसे बांग्लादेश में हुआ था, वो नेचुरली ये प्रक्रिया है, ये रिएक्शन है, ये होता है, ये इस तरीका से और होना भी चाहिए। जब आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है तो वो उग्र होता है। जब उग्र होता है तो उसके उग्रता जब वो निकलती है तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों को नुकसान भी होता है। क्या करेंगे उसके लिए? तो ये सब सिचुएशंस को तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा। मुझे यही आप लोगों को कहना है कि जो भी हम लोग न्यूज़ पढ़ रहे हैं, वो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, बुद्ध, इनके प्रिंसिपल में बैठ रहे या नहीं बैठ रहे। ये गुंडागर्दी, बदमाशी, ये बुद्धिज्म में बिल्कुल नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि जो भी तुम्हें काम करोगे, तुम अपने देश के लिए जब पॉलिटिकली काम करोगे, तो ये बात को ध्यान में रखना कि ये सब बच्चे अपने हैं और झूठे इसमें, और अपना को जिंदा अपने पॉलिटिकली पावर अपने पास में रहना चाहिए, कोई ये नहीं है। और जिस तरीका से मोदी जी का और इनके बीच में जो चल रही है अभी घमासान चल रही है आरएसएस के बीच में, ये अच्छे संकेत नहीं है। और इससे एक दूसरे के प्रति अभी बात यह है कि इनके वो कितने कपड़े निकालेंगे और वो उसके कपड़े फाड़ेंगे, तो दुनिया सब तमाशा देखेंगी, तो निश्चित रूप से देश को भी भीख होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ों के तो तुम लोगों ने ध्यान देना चाहिए। हम सब लोग इस ये प्रक्रिया के हम लोग भी सहभागी है, तो निश्चित हमारी जिम्मेदारी होती है कि ये सब चीज़ों को हम लोग अच्छे से ध्यान दें। इन्हीं शब्दों के साथ में यही विराम करते हैं। कल मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए जय भीम।